नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका। हिंदी के उसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे वर्णमाला का। आप अवगत होंगे कि कोई भी परीक्षा आप देने जाएं तो वर्णमाला से कम 4-5 प्रश्न अवश्य आपको मिल जाते हैं। इसलिए आज हम इस तरीके से वर्णमाला का अध्ययन करेंगे कि कहीं से भी प्रश्न वर्णमाला से पूछा जाए तो जो आज अध्ययन कर रहे हैं यहीं से ही वह प्रश्न रहे, इससे बाहर नहीं रहे। तो आज आपको पूरी तरीके से वर्णमाला से अवगत कराते हैं हम। देखिए, समय ना बिताते हुए शुरू करते हैं वर्णमाला। देख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह है वर्ण। वह है वर्ण। इसे दूसरा नाम ध्वनि भी कहा जा सकता है, लेकिन ध्वनि जो है ना तो इसे हम छू सकते हैं ना तो पकड़ सकते हैं। ध्वनि केवल महसूस की जाने वाली चीज है। लेकिन इसी ध्वनि को जब लिखित रूप दिया गया इसी ध्वनि को, तो उसी लिखित रूप को ही वर्ण कहा गया, वर्ण। और जब वर्णों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध कर दिया गया तो उसी को वर्णों की माला कहा गया, अर्थात वर्णमाला कहा गया, वर्णमाला। बस आप इतना ध्यान दीजिएगा, कभी पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि नहीं आप बताएंगे, आप वर्ण बताएंगे, क्योंकि ध्वनि या वर्ण में अंतर क्या आपको बता रहे हैं कि ध्वनि क्या है। वो ध्वनि हम केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो ध्वनि का लिखित रूप होता है उसी को वर्ण कहा जाता है। आज उसी और वर्णों की व्यवस्थित एक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। बस इतने आपको वर्णमाला में ध्यान देना है। चलिए देखिए, आगे देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला देखिए, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? इसे बांटा गया, पहला आपका स्वर और दूसरा बांटा गया व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह होता है जिसे किसी अन्य की आवश्यकता है ही नहीं, पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, यानी जिसके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसी को हम स्वर कहते हैं। स्वर इसे 3 भागों में बांटे, कई आधार पे बांटे गए हैं स्वर। देख लीजिए किस किस आधार पे। पहले स्वर कौन कौन है? देखिए, स्वर है आपका ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपका स्वर है। अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है तो आप इसे गिन लीजिए। स्वरों की संख्या 11 है, इसे ध्यान दीजिएगा। स्वरों की संख्या कितनी है तो आप ध्यान रहे, स्वरों की संख्या 11 है। जो 11 स्वर हैं आपके यही लिखे गए हैं स्वरों की। अब इसका आप ध्यान, ये स्वतंत्र हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं। जैसे देखिए, अगर व्यंजन में लिया जाए, पा एक वर्ण है तो इसमें स्वयं पा केवल नहीं है, क्योंकि उच्चारित कर देख लिए पा, आखिरी में आ उच्चारित, ह्रस्व आ रहा है, यानी आधा पा और ह्रस्व आ से मिलकर पूरा पा बना। लेकिन जो स्वर है इसमें किसी का सहयोग नहीं लिया, खुद स्वतंत्र है, इसीलिए इसे स्वर कहा गया है और इसे व्यंजन कहा गया है। आगे देखिए, स्वरों की मात्रा आप देख लीजिए, ये स्वरों की संख्या है। स्वरों की मात्रा जैसे देखिए, का लिखा जाएगा यानी आधा का और आ, यानी इसे कोई सहयोग नहीं चाहिए, का को सहयोग चाहिए, तो सीधे का पे कोई मात्रा नहीं है, सीधा आप पढ़े होंगे जो ककहरा कहा जाता है। देखिए, स्वरों की मात्रा का, उसके बाद का पे बड़ा अक मात्रा, यानी इस प्रकार से एक मात्रा ये हो गया। देख लीजिए, का, आधा का और आ है, यहां का बना। उसके बाद दीर्घ आ, उसके बाद छोटी की मात्रा कैसे लगेगा? इस प्रकार से, जैसे की। उसके बाद दीर्घ ई की मात्रा आपका ऐसे, जैसे की। और उ का मात्रा इस प्रकार से, कु। और दीर्घ उ का मात्रा इस प्रकार से, कु। हर स्वर का अलग अलग उच्चारण है। उसके बाद री का मात्रा इस प्रकार से लगेगा, जैसे क्री। उसके बाद ए का मात्रा इस प्रकार से रहेगा, जैसे के। उसके बाद ऐ का मात्रा इस प्रकार से रहेगा, जैसे कै। और उसके बाद ओ का मात्रा इस प्रकार से रहेगा, जैसे को। और उसके बाद औ का मात्रा इस प्रकार से रहेगा, जैसे कौ। ये आपके हैं। अगर कहा जाए मात्रा कितनी है, स्वरों की मात्रा कितनी है, क्योंकि ह्रस्व आ का मात्रा नहीं, ये सभी व्यंजन में जुड़ा हुआ है।
मात्रा की संख्या कितनी हो गई 10 है। और स्वरों की संख्या कितनी है, ये याद रखिएगा, स्वरों की संख्या 11 है, मात्रा की संख्या 10 है। ये आप याद रखेंगे। और आपसे जो पूछा जाता है, कभी भी पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, बस यही पूछा जाता है, तो आप ध्यान रहे, गलती ना कीजिएगा, स्वरों की संख्या 11 है। अब आगे देखिएगा, अब इसे बांटा गया है, कई आधार पे बांटा गया है। किस किस आधार पे बांटा गया है देख लीजिए, और कितने कौन कौन से स्वर कहां कहां रखे गए हैं। देखिए, पहला बांटा गया मात्रा के आधार पे, पहला बांटा गया मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से स्वर को 3 भागों में बांटा गया? पहला आपका है ह्रस्व स्वर, और दूसरा आपका है दीर्घ स्वर, तीसरा आपका है प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कैसे मात्रा के आधार पर बांटा गया देख लीजिए। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व को आप इसे दूसरा नाम दे सकते हैं लघु, इसे नाम दे सकते हैं लघु, लघु स्वर कहा गया है। कैसे? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। कितनी मात्रा का समय? एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे जिसके उच्चारण में, उसे ह्रस्व स्वर कहा गया। इसमें कौन कौन से आते हैं याद रखिएगा। इसमें आता है आपका आ, ई, उ और री, ये आपका आता है ह्रस्व स्वर में। और इसी को, और इनकी संख्या कितनी है? संख्या आप ध्यान दीजिएगा, इनकी संख्या 4 है। पूछ सकता है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, आ, ई, उ, री। और इन्हीं को मूल स्वर भी कहा गया है। आगे देखिए, यह लघु स्वर कहा गया है। तीनों नाम इसी का ह्रस्व स्वर का है, मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर। आगे देखिएगा, दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को कितनी भाग, कौन कौन से हैं और कैसे वर्गीकृत किया गया? दीर्घ माने होता है बड़ा, यानी वह स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। कितनी मात्रा का? 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं देख लीजिएगा। दीर्घ स्वर में इसमें आपका आता है दीर्घ आ, दीर्घ ई, ओ, उसके बाद आपका आता है ए, एक दीर्घ री भी होता है। उसके बाद इसे देखिए, री, ए, आए, ओ और औ, ये आपके हैं दीर्घ। लेकिन दीर्घ री का यहां प्रयोग नहीं होता, संस्कृत में केवल प्रयोग होता है, यहां केवल ह्रस्व री का प्रयोग होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप। दीर्घ री लिखा कैसे जाता है? दीर्घ री इस प्रकार से लिखा होता है, इस प्रकार से, और छोटा री इस प्रकार से लिखा होता है। तो देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहा गया? जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिसमें आपका आता है दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है, याद रखिएगा। इनकी संख्या कितनी है? 7 है, ये ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर किसे कहा गया? प्लुत स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लग जाए, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 2 मात्रा से अधिक, 2 मात्रा से अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। अब 2 मात्रा से अधिक समय कितना भी लग सकता है, 3 मात्रा, 4 मात्रा, 5 मात्रा, कुछ भी लग सकता है। तो 2 मात्रा से अधिक समय लग रहा है तो उसे प्लुत स्वर कहा जाएगा। और इसके लिए कोई अलग से स्वर नहीं है। यही स्वर जो दीर्घ स्वर हैं, इन्हीं दीर्घ स्वर को ही प्लुत स्वर उच्चारित करके बनाया जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है। इसके लिए एक चिन्ह है। दीर्घ जहां प्लुत स्वर होता है वहां इस प्रकार से 3 बना दिया जाता है, एक चिन्ह है प्लुत स्वर का, बना दिया जाता है। जैसे एक शब्द आप सुने होंगे उच्चारण में, जैसे लिखा होता है ओम। ओम इस प्रकार से, ओ दीर्घ स्वर है, लेकिन ओ को बोलते समय जिसे बोला गया ओम, इस प्रकार ओ को बोलने में हमें 2 मात्रा से ज्यादा समय लेना पड़ा, इसीलिए यहां ये प्लुत का चिन्ह बना दिया जाएगा। और आगे मां,
यानी ओ में दीर्घ स्वर के अलावा यानी 3 दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लग रहा है, इसीलिए इसे अब प्लुत स्वर कहा जाएगा। बस इतने से आपको ध्यान देना है। प्लुत स्वर कोई अलग से नहीं आते, जो यही दीर्घ स्वर हैं यही प्लुत स्वर हो जाते हैं। कैसे? उनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगने पर। बस इतने ध्यान देना आपको। यह आपका हो गया मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आगे देखिएगा और किस आधार पर बांटे गए हैं। यह हो गया पहला। दूसरा आपका बांटा गया है, दूसरा बांटा गया ओठ के आधार पर। ओठ के आधार पर या ओठ की आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। देख लीजिए, दूसरा आपका है ओष्ठ के आकृति के आधार पर। आधार पर, इस आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? नंबर 1 है वृत्तमुखी, नाम से ही आप जान जाएंगे कौन से हैं, उच्चारण करके आप जान जाएंगे। और नंबर 2 है अर्धवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी। देख लीजिए, पहला लिखा वृत्तमुखी। वृत्त माने गोलाकार, वृत्त माने गोलाकार। ऐसा स्वर जिसको बोलने में होठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति कैसा हो? वृत्तमुखी हो, यानी गोलाकार हो जाए, उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब कौन कौन से होंगे आप बोल के देख लीजिए। आपके 11 स्वर हैं, इन्हीं में वृत्तमुखी कौन कौन है आप बोलेंगे जब वृत्तमुखी। एक ह्रस्व और दीर्घ उ है और एक ओ और औ है। इसी को बोल के देखेंगे, उ ओ औ। इन्हीं को बोलने पे कैसी होठ की आकृति हो रही है? वृत्तमुखी। तो इसे याद रखिएगा। वृत्तमुखी में कौन कौन से वाला आते हैं? आपका है उ, ओ और औ। कितने हैं? 4 हैं। और बाकी जितने बचे, ये 4 आपके हो गए। बाकी बचे जो, वो आपके किस में आएंगे? बाकी बचा आपका अर्धवृत्तमुखी। जितने बचे हैं इसमें आएंगे कौन कौन से? आपका आता है ह्रस्व आ, दीर्घ आ, अर्धवृत्तमुखी। नाम लिखा अर्ध, यानी इन्हें बोलते समय होठ की आकृति अर्धगोलाकार या गोलाकार नहीं होगा। बस इतने आप ध्यान दीजिएगा। ह्रस्व आ, दीर्घ आ, उसके बाद ई, दीर्घ ई और ए और ऐ। बस ये आपके हैं अर्धवृत्तमुखी। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। होष्ठ के आधार पर 2 प्रकार बांटा गया, वृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में केवल आपको ध्यान देना है दोनों उ और ओ औ, ये 4 वर्ड आते हैं। तो आप बस इतने याद रखिएगा वृत्तमुखी में। बाकी जो बचे स्वर वो आपके किस में आएंगे? अर्धवृत्तमुखी में। आगे देखिएगा, इसमें केवल पूछा जाता है कौन सा वृत्तमुखी है, कौन सा अर्धवृत्तमुखी है। यही प्रश्न पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं प्रश्न रहेगा। आगे देखिए, अगला है अगला आपका तीसरा आधार है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए इसी प्रकार से जिह्वा है, जिह्वा इसी प्रकार से है, इसे 3 भाग आप कर दीजिए। 3 भाग हो गया। अब इतने ध्यान दीजिएगा, 3 भाग हो गया। कौन सा? अग्रभाग से, ये आपका अग्रभाग है, ये आपका है अग्रभाग, ये आपका है मध्य भाग और ये आपका है पश्चिम भाग। बस इसी 3 जहां से उच्चारित होते हैं वर्ण जीभ के आधार पर। तो अग्रभाग में कौन कौन है? इसके लिए आप जो लिखा है अग्र, जैसे क्या लिखा है? अग्र लिखा है, इसे कर दीजिए गीये, अग्रिये, अग्रिये समझिए। इसे क्या लिखा है? अग्रिये। तो बढ़ा क्या? एक बढ़ा ई और एक बढ़ा ए, यही बढ़ा ना। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, दोनों ई आता है इसमें और दोनों ए और आए, ये आपके अग्रभाग में आते हैं। मध्य में याद ही नहीं करना है, इसमें आता है ह्रस्व आ। इसमें क्या आता है? ह्रस्व आ। बाकी जितने बचे वो आपके पश्चिम भाग में आ जाएंगे। बस एकदम आसान तरीका है। जीभ की आकृति ऐसे सोच लीजिए, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अग्र को अग्र ना कहकर आप कहिए अग्रिये। क्या कहे? अग्रिये। तो जुड़ा क्या शब्द? अग्र था, एक ई जुड़ा, एक ए जुड़ा, तो यानी ई और ए ये किस में आएंगे? अग्रभाग में ई और ए। उसके बाद मध्य भाग में ह्रस्व आ आएगा। बाकी जितने बचे स्वर वो सब आपके किस में आएंगे? पश्चिम भाग में।
तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कौन कौन से लिख दे रहे हैं वही यहाँ आगे बताओ। ठीक, आगे देखिए तीसरा ये हो गया। चौथा आपका है तीसरा हो गया। चौथा आपका, चौथा किस आधार पर बांटा गया? चौथा बांटा गया मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर, एकदम आसान है। देखिए मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक है संवृत, दूसरा आपका है अर्धसंवृत, और तीसरा आपका है विवृत, चौथा आपका है अर्धविवृत। देख लीजिए 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। ये चारों भाग में बांटा गया। केवल आपको ध्यान ये देना है कौन से भाग में कौन सा वाला आता है, बस इतने ध्यान देना है। देख लीजिए संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, और विवृत का अर्थ है खुला हुआ, खुला हुआ, पूरा खुला हुआ कह सकते हैं, पूरा खुला हुआ। बस इतने ध्यान दें, दोनों ध्यान दीजिए। अर्ध आप जाने हैं आधा ढका हुआ, विवृत आधा खुला हुआ। बस यही है संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। केवल आपको ध्यान ये देना कौन कौन से वाला किस में आते हैं, बस यही ध्यान देना। देख लीजिए इसमें आपका आता है ई, दोनों ई और दोनों उ, ये आपके आते हैं संवृत स्वर, ई और उ संवृत स्वर है। उसके बाद इसमें आपका आता है अर्धसंवृत। अर्ध माने आधा, यानी औ का आधा कर दीजिए और अय का आधा कर दीजिए। तो अय का आधा क्या होगा? ए, औ का आधा क्या होगा? ओ। ये आपके दोनों हो गए अर्धसंवृत। विवृत में एकदम आसान है, केवल दीर्घ आ आता है। कौन आता है? दीर्घ आ। बाकी जितने स्वर बचे, जितने बहुत कम बचे, वो सभी किस में आएंगे? अर्धविवृत में आएंगे। बचा कौन है? बचा आपका 2 है, एक छोटा आ बचा है और एक बचा है अय और एक बचा है औ। ये आपके किस में आएंगे? अर्धविवृत में। बस इतने आपको ध्यान देना है। समृत में ई और उ, ई माने दोनों ई, हरस और दीर्घ, उ माने हरस और दीर्घ उ। उसके बाद अर्धसंवृत। अर्ध माने ध्यान दीजिए औ का आधा ओ और अय का आधा ए, यानी अर्ध ए और ओ, ये अर्धसंवृत है। और दीर्घ आ विवृत है। बाकी जितने स्वर बचे 3, वो आपकी कौन है? अर्धविवृत है। बस ये 4 आधार पर बांटा गया स्वरों को, 4 आधार पर स्वर को बांटा गया। दोस्तों जो अब तक आपको पढ़ाया गया स्वर, ये इसमें से आपको कहीं से कोई प्रश्न स्वर के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इसी में से रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। बस इतना आज इस वीडियो में आपको स्वर का ही अध्ययन करने को मिलेगा। इसके बाद अगला वीडियो जो पार्ट 2 रहेगा वर्णमाला का, उसमें आपको व्यंजन को पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से अध्ययन कराया जाएगा। और बस इतना ध्यान दीजिए, स्वर जो बताया गया है ध्यान दीजिएगा। और अगले वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगले वीडियो में आपको व्यंजन को पूरी तरीके से समझा दिया जाएगा, कोई प्रश्न बचने नहीं पाएगा, व्यंजन से पूरी तरीके से हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।